नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है आपका 5 मई 2023 और आज एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम नहीं था। दोस्तों जिस दिन एग्ज़ाम नहीं होती है उस दिन मैं अपने तरफ से आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के तौर पे जो ट्रेंड में चल रही होती है क्वेश्चन, इनसे मिलता जुलता क्वेश्चनों का वीडियो जो है प्रोवाइड करा देता हूँ, एक या दो, और इससे आपको आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलता आया है। आशा करते हैं कि इस वीडियो से भी मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं आज का ये वीडियो। इसमें जो हमने पहला प्रश्न रखा है कि बांग्लादेश से जो भारतीय सीमा आपकी लगती है। देखिए भारत की सीमा बांग्लादेश, नेपाल, अफ़गानिस्तान, श्रीलंका से जलीय सीमा, म्यांमार से, है ना, नेपाल से, ये सब जो सीमा लगती है भारत की, है ना। तो इसमें से सबसे पाकिस्तान से और चाइना से भी लगती है। तो सबसे लंबी सीमा जो है ये आपका किससे लगता है? बांग्लादेश से लगता है। कल आपका पूछा गया था कि नेपाल से निम्न में से कौन सा राज्य जो है टच नहीं करता है नेपाल के सीमा से, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो कुछ समझाने के लिए मैं यहाँ पे रखा हूँ। आपको टाइम भले वीडियो की बड़ा हो जाए लेकिन आपको एक एक बात सुनते हुए चलना है। दोस्तों एग्जाम पास हो जाओगे तो ये टाइम आपको जो है कई किस्तों में रिटर्न देगा, है ना। देखिए बांग्लादेश की सीमा की लंबाई जो है भारत में ये कितनी दूरी तय करता है? 4096, 4096 किलोमीटर की दूरी जो है बांग्लादेश के साथ भारत का लगता है, जो भारत की सबसे लंबी सीमा वाला भी पड़ोसी देश है। ठीक है, इसके अलावा लंबी सीमा लगने वाली पड़ोसी देश है। ठीक है, बांग्लादेश की स्थापना की बात करेंगे 1971 में हुआ था। कल मैंने आपको बताया था कि ये कब हुआ था, 1971 में, और इससे कौन सा क्वेश्चन आजकल कंपटीशन में आ रही है। तो ये बताया जा रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ। तो आपको बताते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना में। कैसे? चौथी पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था 1969 से 1974 था, इसी बीच में आपका ये 1971 था। तो ये तो बांग्लादेश की स्थापना है। तो हमारा क्या वास्ता है भाई? हमारा वास्ता रहा, क्योंकि पहले आप जानते हैं कि बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा था, है ना। तो जो बांग्लादेश स्वतंत्र राष्ट्र बना ये 16 दिसंबर 1971 को बना था, और इसी बांग्लादेश के तरफ से हम भी जो है पाकिस्तान के साथ हमारा भी झगड़ा हो गया था। ठीक है, तो भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 जो बांग्लादेश के मैटर पे था, और बांग्लादेश को आज़ादी मिली। इसीलिए बांग्लादेश आज भी हमारा पड़ोसी और मित्र है ना। सब चीज़ हमसे पूछ के करता है और हम भी उनसे पूछते हैं, है ना। तो इसीलिए बांग्लादेश के बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूरी थी। राजधानी ढाका है और इसकी मुद्रा की बात करेंगे तो टका है। अब देखिए दिल्ली सल्तनत में भी टका चलाया गया था, जो कल पूछा गया था। कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, जो जो मुझे याद आता जाएगा ना मैं सब बताऊंगा, लाइक एक टीचर नहीं एक स्टूडेंट की तरह, है ना। देखिए टका कल पूछा गया था, और टका और जीतल ये दोनों जो है सिक्के चलाए थे कौन? इल्तुतमिश। कौन चलाए थे? इल्तुतमिश। ये कौन है भाई? इल्तुतमिश। तो ये आपका गुलाम वंश के जो है एक शासक हुए, और कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम वंश के संस्थापक हैं इनके दामाद थे, या फिर गुलाम कहिए। ठीक है, और रजिया का पिता कहिए। रजिया सुल्तान जो प्रथम महिला शासिका हुई इंडिया में, तो इनके पिता भी हैं इल्तुतमिश। तो इन्होंने टका और जीतल चलाया। अब टका और जीतल से एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है कि टका किसका बना था और जीतल किसका बना था। तो देखिए जीतल जो है भैया ये तांबा का बना था। ठीक है, और टका जो है ये आपका चांदी का बना था, एर्जेंटम का बना था। देखिए चांदी का लैटिन नाम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि सोना और चांदी का लैटिन नाम भी मैंने एग्जामिनर को पूछते देखा है। सोना का एयू होता है, ऑरम होता है, और चांदी का एजी अर्जेंटम होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे। इसके अलावा तांबा शब्द आ गया है, तो भैया तांबा की खान भारत में कहाँ पे है? तो खेतरी के अंदर है। खेतरी के अंदर है तांबा की खान। खेतरी कहाँ पे है? राजस्थान के अंदर है। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे मैं बता दूं कि अभी तांबा के उत्पादन में जो अभी वर्तमान में तांबा की सबसे ज्यादा प्रोड्यूस एमपी स्टेट कर रही है मध्य प्रदेश। तो इसे भी ध्यान रखेंगे। चलते हैं फिर बैक साइड। अभी खत्म कहाँ हुआ है, रुकिए ना। ये तो बांग्लादेश हो गया। अब बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा तो लग ही रहा है, लेकिन बांग्लादेश के साथ कौन कौन से स्टेट टच कर रहा है इंडियन? तो ये आपका असम हो जाएगा, मेघालय हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल जो बांग्लादेश के साथ
टच में रहता है, टच करता है, सीमा बनाता है। अब इससे क्वेश्चन और आता है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो बांग्लादेश को मतलब बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरे हुए हैं, तो ये आपका त्रिपुरा है। अब आ जाते हैं मैप की तरफ, थोड़ा सा ध्यान दे लें तो आपको याद हो जाएगी। देखिए ये जो ललका वाला जो ये वाला जो ललका यहाँ से ये वाला जो जा रहा है, ये आपका बांग्लादेश है। ये वाला जो है ये आपका बांग्लादेश है। यहाँ से असम टच में हो गया, त्रिपुरा टच में हो गया, मिजोरम टच में हो गया, है ना। तो इस प्रकार से जो ऊपर में लिखा था ये टच में है। तो ये त्रिपुरा को जरा ध्यान से देखिए, ये 3 तरफ से जो है ना बांग्लादेश से घिरा हुआ है, एक तरफ से इधर से खाली है, ठीक है। तो एक तरफ से भारतीय स्टेट और 3 तरफ से अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ घिरा हुआ है। इससे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा स्टेट 3 तरफ से पड़ोसी मुल्क से घिरा हुआ है। क्वेश्चन वही है, लैंग्वेज चेंज कर दिया हमने, तो आपको सोच डेवलप करना तो होगा ही, है ना। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न है यहाँ पर, जोसन्ना चिनप्पा किस खेल से संबंधित है। देखिए जैसे कल कोनेरू हम्पी के बारे में पूछा गया था, कोनेरू हम्पी ये किस खेल से संबंधित है, तो हमने कहा भैया ये चेस से संबंधित है। तो इसी प्रकार से जोसन्ना चिनप्पा को भी क्वेश्चन पूछा जाता है। जोसन्ना चिनप्पा है तो जोसन्ना चिनप्पा जो है ये स्क्वैश खेलते हैं, स्क्वैश है ना, स्क्वैश भी बोलते हैं इसको, है ना। दीपिका पल्लिक्कल भी स्क्वैश खेलती है, दीपिका पल्लिक्कल ये भी स्क्वैश खेलती है। दिनेश कार्तिक की जो है ये पत्नी है, दिनेश कार्तिक है ना, इसके पत्नी है हिटरमैन की, ठीक है, ये सेकेंड पत्नी है इसकी। इसके अलावा नारायण कार्तिकेयन फार्मूला 1 रेस से संबंधित है ना, यही है ना पत्नी हो, हाँ यही है। नारायण कार्तिकन जो है ये फार्मूला 1 रेस से संबंधित है। फार्मूला 1 रेस आप क्या होता है आप जानते ही हैं, जो मतलब ड्राइवर होते हैं जिसमें रेड बुल वगैरह अभी धूम मचा रहा है, मार्क्स वर्स्टापेन वाला, है ना। तो ये जो है नारायण कार्तिकेयन भी फार्मूला 1 रेस के हैं, तो इन्हें भी जरा ध्यान रखें। पंकज आडवाणी बिलीवियर्स खेलते हैं, ये गिने चुने जो है खेल में खिलाड़ी हैं इंडिया के अंदर इस प्रकार के खेलों में, तो इन्हें जरूर ध्यान रखें। मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग है, ये मणिपुर के रहने वाली हैं, वेट लिफ्टर हैं और ये कॉमनवेल्थ गेम में स्वर्ण दिलाए थे और ओलंपिक में भी जो है मीराबाई चानू ने रजत दिलाया था भारत को, है ना। तो ये भी ध्यान रखें मीराबाई चानू को। भवानी देवी के बारे में पूछा जाता है, ओलंपिक में तलवारबाजी में क्वालिफाई करने वाली ये भारतीय महिला है भवानी देवी, तलवारबाजी से संबंधित है। एक प्रश्न 2 प्रश्न और पूछा जाता है, निखत जरीन किससे संबंधित है, तो बता दीजिएगा। निखत जरीन जो है ये बॉक्सिंग से संबंधित है। मैरी कॉम भी बॉक्सिंग से संबंधित है, मैरी कॉम, ठीक है। इसके अलावा स्वीटी बूढ़ा का नाम सुने होंगे, ये भी आपका बॉक्सिंग से संबंधित है। इसके बाद जो है लवलीना बोरगोहन इस प्रकार से नाम है इनका, ठीक है। तो ये भी आपका बॉक्सिंग से संबंधित है। अब ये चारों महिला का नाम मैंने इसलिए बताया हूं कि आपको याद है कि 2023 में विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप, विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ है, दिल्ली के अंदर हुआ है, दिल्ली के अंदर हुआ है। तो यहाँ पे भारत ने 4 गोल्ड प्राप्त किया है। अब 4 गोल्ड प्राप्त किया है तो वो 4 महिला फेमस हो जाएगी। तो इसमें से एक तो आपका निखत जरीन है, दूसरा स्वीटी बुरा है, तीसरा आपका नीतू घनघास है, माफ कीजिएगा, और एक आपका लवलीना बोरगोहन है। तो 4 हो गया, निखत जरीन, स्वीटी बुरा, नीतू घनघास और आपका कौन है एक अभी लवलीना बोरगोहन। तो ये चारों जो है आपका जीती है। तो इन चारों को भी ध्यान रखें, बॉक्सिंग से संबंधित है। कहाँ हुआ था, विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 नई दिल्ली के अंदर। अगला एक प्रश्न कल ही पूछा गया था, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। अब देखिए क्वेश्चन का सीट वही रखा है तो डरिएगा नहीं कि ये तो मैं आपको पढ़ाए ही थे। मैं इसमें और भी बहुत सारे चीज़ बताऊंगा जो आपको एग्जाम में आएगा, क्योंकि मैं ट्रेंडिंग क्वेश्चन ही ला रहा हूँ, जो आ रहा है उससे ट्रेंड से, है ना। तो संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है दोस्त। संगमरमर को CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। देखिए जो बच्चे साइंस से पढ़े हैं ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं कुछ आप याद रख लीजिए। जिसके लास्ट में CO3 जुड़ा होता है उसे कार्बोनेट कहते हैं, जिसके लास्ट में OH जुड़ा होता है हाइड्रा ऑक्साइड कहते हैं, है ना। जिसके लास्ट में SO4 जुड़ा होता है सल्फेट कहते हैं, है ना। तो इस प्रकार से कुछ आप ध्यान रख सकते हैं ताकि आपको नाम याद रखने या पहचानने में सहूलियत हो। देखिए संगमरमर किस प्रकार की चट्टान है पूछा जाता है, तो बताइएगा मेटामॉर्फिक चट्टान है। अब चट्टान से एक क्वेश्चन और मैं आपको बताऊं, पूछा जाता है कि किस प्रकार के चट्टान में पेट्रोलियम पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है, डीजल वगैरह जो भी पेट्रोलियम पदार्थ है। तो ये आपका अवसादी चट्टान में पाया जाता है। कौन से चट्टान में, अवसादी चट्टान में आपका क्या पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, VVI करके रखेंगे कि अवसादी चट्टान में
पेट्रोलियम पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा चट्टान से एक और क्वेश्चन आता है कि जो काली मिट्टी का निर्माण होता है ये किस प्रकार से होता है। अब काली मिट्टी की बात आ गई है तो पहले काली मिट्टी को समझ लीजिए। देखिए, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी भी कहते हैं, और काली मिट्टी को ही ब्लैक चेरनोजम कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ब्लैक चेरनोजम कहते हैं। अगर आपको पूछे कि काली मिट्टी का क्षेत्र भारत में कहाँ कहाँ है तो बताइएगा गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या मालवा वगैरह पठार के आसपास का क्षेत्र जो है ये काली मिट्टी से परिपूर्ण है। ठीक है, इस मिट्टी में जो है इसका नाम कपासी मृदा यूं ही नहीं पड़ा, इसमें कपास की खेती अच्छा होता है काली मिट्टी के अंदर। सर्दी बहुत हो गया है, आवाज भी डिस्टर्ब हो गई है, माफ कीजिएगा। तो काली मिट्टी, कपासी मिट्टी नाम हो गया, रेगुर मिट्टी हो गया, ब्लैक चेरनोजम हो गया। कहाँ कहाँ होता है ये बता दिया, कहाँ कहाँ पाया जाता है इंडिया के अंदर। अब काली मिट्टी की जो निर्माण है, मैं चट्टान से यहाँ तक आया था तो मैं फिर से चट्टान तक जाता हूँ। जो काली मिट्टी का निर्माण है वो बेसाल्ट चट्टानों के क्षरण से होती है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टान के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण होता है, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा मिट्टी की बात आ गई है तो भारत में अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक मिट्टी कौन सा है तो आप बताइएगा कि जलोढ़ मिट्टी जो है ये भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पे पाई जाती है। इसके अलावा जलोढ़ मिट्टी में भी आपको दो प्रकार की मिट्टी है जो आपसे पूछा जाता है। एक तो आपका खादर मिट्टी है और एक आपका दोस्त बांगर मिट्टी है। देखिए, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी है, दोनों जलोढ़ मिट्टी है ना, लेकिन ये खादर बांगर क्या है तो खादर कहा जाता है नवीन को कहा जाता है, और बांगर कहा जाता है पुराना को। ठीक है, बांगर कहा जाता है पुराना को। देखिए, खादर और बांगर इसलिए नाम पड़ा है कि जो बड़ी प्रतिवर्ष जो बाढ़ के साथ जो गाद वगैरह आता है ये जहां तक सिंचित कर देता है वो नई हो जाती है, और जहां नहीं पहुंच पाता है वो पुराना रहता है। यही है खादर बांगर, है ना। चलते हैं आगे। अगला एक प्रश्न यहाँ पे पॉइंट ही रखा हमने कि जिप्सम के निर्जलीकरण से प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण किस प्रकार से होता है। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जो है ये जिप्सम के निर्जलीकरण से होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण, इसका सूत्र की बात करेंगे तो CaSO4 हाफ H2O होता है। इसका रासायनिक नाम की बात करेंगे तो कैल्शियम, यहाँ मैंने कॉपर लिखा गया था, इसे मैं काट के कैल्शियम कर दिया हूँ, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कल ऐसे ही हो गया था दोस्त, ये 368 जो है आर्टिकल ये संविधान संशोधन का है। मैंने कहा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, लेकिन यहाँ पे दक्षिण अमेरिका राइट हो गया था और इस पे मुझे 8 कमेंट मिले, अफसोस हुआ है ना, लेकिन मैंने मुंह से सही बोला था। लेकिन हो जाता है कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक, कभी कभी एक आध बात निकल भी जाती है ना, क्योंकि इंसान ही होता है, कंप्यूटर तो होता नहीं है कि जो कमांड दोगे वही करेगा, है ना। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका नाम है, CaSO4 हाफ H2O। इससे एक चीज और पूछा जाता है कि जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं आप। तो आप मूर्ति की सांचा बनाते हैं, बिल्डिंग मटेरियल में करते हैं, डॉक्टरों के द्वारा इसका इस्तेमाल हड्डी को जोड़ने में किया जाता है। बेकिंग सोडा के बारे में पूछा जाता है, रासायनिक नाम क्या है तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaHCO3 होता है। इसके अलावा एक होता है आपका धोवन सोडा, इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, Na2CO3 होता है। इसके अलावा एक होता है कास्टिक सोडा, इसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ये होता है Na। अभी वो हाइड्रोक्साइड का बताया था, लास्ट में क्या जोड़ना है तो OH जोड़ना है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा को कहा जाता है। एक होता है आपका MgOH का होल ट्वेस, इसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं और इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। एक आपका H2SO4 बताया हूं, इसे रसायन का राजा कहा जाता है, आयल ऑफ विट्रियोल कहा जाता है। एक इसी फॉर्म में आपका TNG होता है, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, है ना, इसे नोबेल का तेल कहा जाता है। ठीक है, तो जो भी उपनाम वाला है इसे जरूर ध्यान रखें कुछ रसायन के सेक्टर से। अगला हमारा जनगणना से, देखिए जनगणना से आज मैंने PDF भी आपको प्रोवाइड कराया है टेलीग्राम के ऊपर, और एक वीडियो है। मैं ये सभी से एक ही गुजारिश करूंगा, मैं अपने व्यू के क्षेत्र में काम नहीं करता दोस्त। अगर मैं सिर्फ व्यू के क्षेत्र में काम करता होता ना तो मैं अपने चैनल पे AD लगा दिया होता, 1500 खर्च करके प्रचार करवा दिया होता, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं नहीं चाहता कि ये मतलब इसमें मैं सिर्फ फेमस होना नहीं चाहता हूँ। देखिए, स्वार्थ तो इस दुनिया में बिना स्वार्थ का कोई किसी का काम नहीं करता। यहाँ तक कि मैं अपने बच्चा पाल रहा हूँ, मुझे भी स्वार्थ छुपा है कि कल होके जब ये बड़ा होगा तो मेरा सहारा बनेगा, है ना। तो स्वार्थ के बिना तो कुछ होता ही नहीं, जो सही है दोस्त, है ना। तो मैं भी, मेरा भी कुछ स्वार्थ है कि मैं भी चलो ठीक है, मैं भी थोड़ा सा जो है पढ़ा लूँ, थोड़ा
अच्छा हो जाऊं, थोड़ा सा फेम मिल जाए, है ना, थोड़ा सा बच्चे सफल होने लगे मेरे इससे, तो इसमें मैं मेहनत भी कर रहा हूँ। लेकिन आप यकीन मानिए, आपके लिए, आपके हित में मैं 90% मतलब चाह है मेरी, और 10% मेरी स्वार्थ है ना। स्वार्थ ज़्यादा नहीं है, स्वार्थ है लेकिन ज़्यादा नहीं है ना, ये आपको मानना होगा, और ये आप देख के लगता भी होगा आपको, ठीक है। जनगणना पे जो वीडियो है उसे एक बार जरूर देख लें। क्या होता है कि जो समझाने से आप समझते हैं, उस समय आँख और कान दोनों काम कर रहा होता है, साथ में माइंड, है ना। लेकिन जब आप पीडीएफ पढ़ रहे होते हैं तो सिर्फ आँख काम करता है, कान काम नहीं करता, है ना। तो इसीलिए पीडीएफ से देखने से पहले एक बार आप जो है देख लिया कीजिए, आपके फायदे के हित के लिए बताते हैं। अगर आप कवर कर पाओ बिना देखे हुए तो पीडीएफ से कर लीजिएगा जनगणना का। जनगणना से क्वेश्चन डेली आ रहा है, और ग्राफीय पिक्चर, ग्राफीय स्टाइल में मैंने पढ़ाया है कि जैसे सबसे अधिक जनसंख्या तो ये यूपी है, दूसरा नंबर पे जो भी है, इस प्रकार से ग्राफीय स्टाइल में है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसके अलावा ये प्रश्न यहाँ पे है जो देख लीजिए, भारत में शहरी जनसंख्या कितनी है अकॉर्डिंग टू 2011। तो ये आपका जो है 31.2% है। इसको घटा देंगे अर्बन वाले को तो रूरल आ जाएगा 60.8% के लगभग। अगर स्टेट के अंदर बात करें कि सबसे ज़्यादा अर्बन किसके अंदर है, तो स्टेट में सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन जो है ये आपका महाराष्ट्र के अंदर निवास करते हैं, और सबसे कम अर्बन पॉपुलेशन जो है ये आपका सिक्किम के अंदर निवास करते हैं। सिक्किम ओवरऑल भी सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट है इंडिया के अंदर, सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम की ही है ओवरऑल, है ना। और सबसे अधिक पॉपुलेशन जो है ये आपका उत्तर प्रदेश का है, यूपी का है। जो कल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश के 2011 के जनगणना के अनुसार किस क्रम पे है जनसंख्या में, तो पहला क्रम पे है ऑब्वियसली, है ना। इसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश है इसमें सबसे अधिक जनसंख्या भी और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व भी, जो डेंसिटी होता है, ये आपका दिल्ली का ही है ना। इसके अलावा इधर के स्टेट में बात करेंगे कि डेंसिटी सबसे ज़्यादा किसकी है, तो बिहार की डेंसिटी सबसे अधिक है। बिहार में लिटरेसी रेट भी सबसे कम है, बिहार में सबसे अधिक जो है पॉवर्टी है। ये सब बात आपको ध्यान रखना है बिहार के बारे में, 3 बात। हालांकि मैं भी बिहार से हूँ, एक ना एक दिन मैं बदलूंगा जरूर, देखिएगा, है ना। इसके अलावा जो आपका सबसे कम आपका जो डेंसिटी है ये अरुणाचल प्रदेश का है, ये बात ध्यान रखेंगे। सबसे कम जो लोएस्ट पॉपुलेशन है सिक्किम का, ये तो बता ही दिए, है ना। चलते हैं आगे। केंद्र शासित प्रदेश में जो मतलब सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो है ये आपका पदुचेरी का है, ठीक है। और वैसे मतलब इधर के स्टेट में सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो जो है ये आपका किसका है, केरला का है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न देखिए, ये त्योहार को आपको घुमा फिरा के पूछा जा रहा है किसी न किसी रूप में। तो उगादी त्योहार किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है दोस्तों, कल पूछा गया था। तो ये नव वर्ष के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाली त्योहार है, जो आपका अप्रैल के महीने में होता है जनरली, ठीक है। तो आपको अब उगादी नहीं पूछा जाएगा। देखिए उगादी कहाँ है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के पास होगा, यहाँ देखिए यहाँ पे है। तो अब उगादी छोड़ दीजिए, अब उगादी से मिलता जुलता, जैसे अब गुड़ी पाड़वा को आप अगले शिफ्ट में देख सकते हैं। तो गुड़ी पाड़वा कहाँ का है भाई, महाराष्ट्र का है। किस मौके की त्योहार है, नव वर्ष की त्योहार है। इसी प्रकार से जुड़ शीतल ये बिहार के अंदर मनाया जाता है, खास करके मिथिलांचल रीजन में। बिहू, अभी जो बिहू मनाया गया नव वर्ष वाला बिहू, चूंकि बिहू भी 3 प्रकार के होते हैं, तो मैंने बताया है कि जो होली के जस्ट बाद बिहू मनाया जाता है, यानी फरवरी मार्च में होली होती है और अप्रैल में आपका बिहू होता है, एगो बिहू। तो इस बिहू को रंगोली बिहू कहते हैं, यानी होली वाली बिहू कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो आपका चैत्र प्रतिपदा है ये आप देख रहे हैं, इस सेक्टर में मनाया जाता है। इसके अलावा बैसाखी इस सेक्टर में मनाया जाता है, जो हरियाणा और पंजाब को कवर कर रहा है। तो इस प्रकार से आप जो है इसे देख सकते हैं। इसी प्रकार से चरौवा महोत्सव मनाया जाता है ना। तो जो भी है आप देख लीजिएगा। पहला बैसाख भी लिखा है, मतलब बंगला है, यहाँ पे मनाया जाता है। इसके अलावा पोतांदू, बीसू, है ना, बीसू और पोतांदू। पोतांदू आपका तमिलनाडु के अंदर, वुसु आपका जो है केरला के अंदर मनाया जाता है। कल मैंने केरला का एक और त्योहार का नाम बताया था, त्रिशूर पूरम, जो आए दिन एग्जाम में छपती रहती है। केरला के अंदर जो शास्त्रीय नृत्य है ये मोहिनी अट्टम और कथकली है, ध्यान रखना है। धर्मनिरपेक्ष सब संविधान से किस संविधान संशोधन में जोड़े गए, देखिए संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन के द्वारा धर्मनिरपेक्ष समाजवादी भी जोड़ा गया था, समाजवादी भी जोड़ा गया था, और साथ ही साथ अखंडता भी जोड़ा गया था, है ना। कब, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। कब होती है, 1976 में होती है। समिति का नाम क्या है, स्वर्ण सिंह समिति को अनुशंसा पे होती है। ये क्या होती है भाई, मौलिक कर्तव्य जोड़ा जाता है। कितने प्रकार का, 10 प्रकार का। मौलिक कर्तव्य कहाँ रखा गया है, आर्टिकल 51 के ए में रखा गया है। और भाग
4 के ए में रखा गया है। कहाँ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य? रूसिया के संविधान से, है ना। इसके अलावा यहाँ पे मैं संविधान संशोधन पे थोड़ा सा जिक्र करूंगा, क्योंकि अभी तक इससे क्वेश्चन आया नहीं है और आएगी तो आते ही रहेगी। देखिए 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, लागू हुआ था, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन रखा है। देखिए 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को, और उसी साल से जो है हम 24 अप्रैल को प्रति वर्ष राष्ट्रीय ग्राम पंचायत दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ पे देखिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब थोड़ा सा इसके और डेप्थ में जाएं तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में बना था। देखिए अधिनियम बनना और लागू होने में फर्क है। जैसे मैंने मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि मैं प्रधानमंत्री हूं और मैंने कहा भाई कि मेरठ में एक स्पोर्ट्स कॉलेज खोले जाएंगे, तो क्या बोले के दिन ही खुल गया? नहीं खुला ना। तो घोषणा किए हम आज, हो सकता है कि बने ये 24 दिनों के बाद। तो इसी प्रकार से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1992 में आया था, 1993 में 24 अप्रैल को लागू हुआ था। तो समझ गए होंगे, दोनों ग्राम पंचायत से संबंधित है। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। 11वीं अनुसूची तथा 9वीं भाग, 11वीं अनुसूची तथा 9वीं भाग जो है आपका किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत से। 40 आर्टिकल भी ग्राम पंचायत से है और आर्टिकल 243 भी ग्राम पंचायत से है। तो ये चारों बात को स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। 5वां बात क्या है भैया? पूछा जाता है कि ग्राम पंचायत से रिलेटेड 11वीं अनुसूची में कितने तथ्यों या मदों या विषयों को शामिल किया गया है। तो इसमें 29 सब्जेक्ट, 29 सब्जेक्ट को शामिल किया गया है इस 11वीं अनुसूची में। ये तो ग्राम पंचायत से हो गए कुछ। अच्छा शुरुआती ले लो भाई। 1959 में ग्राम पंचायत की शुरुआत होती है इंडिया में, राजस्थान के नागौर से होती है। इस पे संबंधित जो समिति है, बलवंत मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, सादिक अली समिति, ये सब बता ही चुके हैं। अब ग्राम पंचायत से हो गए। अच्छा ग्राम पंचायत का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो बताइएगा हैदराबाद के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा जो वर्तमान में इसके मंत्री है इससे रिलेटेड वो गिरिराज सिंह है, ये अब मैंने कल ही बताया था, है ना। राष्ट्रीय पोषण संस्थान, राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान दोनों हैदराबाद में है। तो इन्हीं के देख मतलब अंदर में इन्हें भी लपेट लिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो हैदराबाद में चार मीनार भी है भैया, है ना। इसके अलावा यहाँ पे क्या बताने वाले हैं भाई? हाँ, बताने वाला ये चीज है कि यहाँ पे आपने 73वां संविधान संशोधन देखा तो ग्राम पंचायत से रिलेशन में थे। अब आता है 74वां संविधान संशोधन, ये है आपका नगर निगम से संबंधित। नगर निगम संबंधित ना शहरी बाबू, जो लोग शहर में रहते हैं, ये नगर निगम, नगर पालिका ये सब जानते हैं। तो ये नगर निगम या नगर पालिका कहिए तो इनसे संबंधित होते हैं। इसके भी 3 पार्ट होते हैं, नगर निगम, नगर पालिका, है ना। और एक आपका बृहन मुंबई महानगर पालिका होता है, एक नगर निगम होता है, एगो और होता है। 3 गो होता है नगर निगमों में, जो उसके क्षेत्रफल के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार तय किया जाता है। जैसे जो महानगर वगैरह है वहाँ नगर निगम होता है ना। इससे छोटा थोड़ा नगर पालिका होता है ना। इसके अलावा यहाँ पे भी कुछ सीखने लायक है, जैसे आपका आर्टिकल 40 9 11वीं अनुसूची। अच्छा 11वीं अनुसूची ग्राम पंचायत से और 12वीं अनुसूची जो है आपका किससे हो जाएगा? मतलब शहरी वाला यानी नगर पालिका से। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल से सटा है, जो कल पूछा गया था, है ना। तो नेपाल से सटा हुआ राज्य आज ये फिगर पे देख लेते हैं तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे देखिए नेपाल से सटा हुआ राज्य, अभी मैंने बांग्लादेश का जिक्र कर लिया, नेक्स्ट शिफ्ट का ये आया हुआ था, तो यहाँ से भी कुछ जानेंगे इसीलिए नेपाल को रखे हैं। देखिए नेपाल से सटा हुआ राज्य, ये जो आप लाल वाला ये छोटकू सा देख रहे हैं, पेन भी लाल है और ये भी लाल है, लाले लाल है, ठीक है। तो ये जो है नेपाल है। इसके इस साइड में जो ये हरा उजला उजला सब देख रहे हैं, ये सब जो है हिमालय वाली एरिया इस नेपाल में बहुत, ये जो सबसे ऊंचा वाला एरिया है नेपाल के अंदर, हिमालय का पोर्शन सबसे ऊंचा कहाँ पे है? नेपाल में ही है, जिसे माउंट एवरेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो इस नेपाल से कौन कौन सा लगा है? देखिए एक उत्तराखंड लगा है, एक उत्तर प्रदेश लगा है, एक बिहार लगा है, एक सिक्किम लगा है और एक पश्चिम बंगाल लगा है, और कुछ भी नहीं लगा है नेपाल से। तो ये नेपाल से अगर आपसे पूछे कि कितने स्टेट लगते हैं तो बता दीजिएगा 5 स्टेट लगते हैं। भारत के 5 स्टेट जो है नेपाल के साथ जो है बाउंड्री बनाती है। अब मेरे घर की बात करेंगे तो देखिए मेरा घर कहाँ पे, ये बिहार रहा और ये रहा नेपाल। ये जो आप जहाँ पे ये मैप का साइन देख रहे हैं, इस कोने में यहाँ नेपाल के एकदम बॉर्डर पे मेरा घर है, जहाँ पे मैंने ये बिंदु लगाया है। यहाँ पे एक जयनगर नामक स्टेशन है, ठीक है, जयनगर नामक स्टेशन है। और ये जयनगर स्टेशन इंडिया में भी है और नेपाल में भी है। जयनगर एक ऐसा स्टेशन है जहाँ पे 2 स्टेशन है इंडिया के
के अंदर एक नेपाल सरकार द्वारा संचालित है और एक भारत सरकार द्वारा संचालित होती है। ठीक है, तो हम लोग भारतीय हैं। ये जयनगर मेरे घर से 60-70 किलोमीटर दूर है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ 5 स्टेट हो गया आपका, 5 स्टेट से नेपाल की सीमा लगती है। नेपाल के अंदर जो माउंट एवरेस्ट का जो चोटी है इसे सागर माथा कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन मैंने एग्जामिनर को पूछते देखा है कि नेपाल में माउंट एवरेस्ट को क्या कहा जाता है, तो सागर माथा कहा जाता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा आ जाते हैं, हाँ, नेपाल में एक चीज और याद रखना है, पशुपतिनाथ का मंदिर है नेपाल में। ये भी क्वेश्चन मैंने पूछते देखा है। साथ ही साथ जो सार्क का मुख्यालय है, इसीलिए तो फिगर लाया था, जो सार्क का मुख्यालय है, साउथ एशियन एसोसिएशन, एगो और है भाई, और फिर रीजनल कॉर्पोरेशन, सार्क का मुख्यालय आपका नेपाल में ही है, काठमांडू के अंदर, जो नेपाल की राजधानी है। सार्क की स्थापना जो है ये आपका 1985 में हुआ था। सार्क में वर्तमान में 8 गो देश है, जो नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका, मालदीव है ना। तो इस प्रकार से जो है आपका 8 गो देश है नेपाल के अंदर, या माफ कीजिएगा, सार्क के अंदर। अगला जो प्रश्न है, अनुच्छेद 14 का संबंध किससे है? देखिए, मौलिक कर्तव्य से संबंधित जो भी आर्टिकल है सबको डिस्क्राइब कर दिया था मैंने पिछले वीडियो में, जो आज ही प्रोवाइड कराया है। तो ये टाइम ना किल करते हुए सीधे आगे चलते हैं। यहाँ पे एक चीज बताने के लिए और है, जिसे मैं पहले बता दूं। आर्टिकल 21 जो है इसे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार या फिर निजता का अधिकार कहते हैं। और मैंने कल ही बताया था कि जिस आर्टिकल में ए जुड़ जाए, जिस आर्टिकल में बी जुड़ जाए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जनरली हमें 21 तो याद है, लेकिन 21 का ए पूछ दिया तो हमें फिर टेंशन हो जाती है ना। तो भाई 21 का ए जो है ये आपका शिक्षा से संबंधित है। जो शिक्षा आपका 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क व्यवस्था की गई है, ये आर्टिकल 21 में ही रखा गया है। जो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इस प्रकार के प्रावधान की व्यवस्था किया गया था, जो बाद में फंक्शनल बना, है ना। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। तो 21 बता दिया। 21 के बारे में एक चीज और बताना है कि मान लीजिए आपने कई बार एक क्वेश्चन अटेंड किया होगा कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में क्या फर्क है। अगर आप पीसीएस वगैरह की एग्जाम दिए होंगे तभी देखे होंगे। नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकार में क्या बेसिक फर्क है। तो जो फंडामेंटल राइट है और जो नीति निर्देशक तत्व है, इसमें बेसिक फर्क ये है कि नीति निर्देशक तत्व किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती है। कोई भी कंडीशन हो जाए, ये चेंजेबल नहीं है। लेकिन मौलिक अधिकार चेंजेबल है। आपको विषम परिस्थिति में इसे छीना जा सकता है, आपको वंचित भी किया जा सकता है। आपको नहीं भैया, मुझे भी, पूरे नागरिक की बात कर रहा हूँ, है ना। जैसे मान लीजिए आपातकाल लग गया, युद्ध हो रहा है, कर्फ्यू लग गया, तो हमें जो मौलिक अधिकार है उससे वंचित किया जा सकता है मुझे, है ना। लेकिन एक अधिकार नहीं छीना जा सकता किसी भी परिस्थिति में। ये है आर्टिकल 21, जीवन जीने का अधिकार किसी से कोई छीन नहीं सकता। आते हैं दोस्तों 1 मिनट में, बाद बाकी का तो कर ही दिए थे व्याख्या मौलिक अधिकार से संबंधित आर्टिकल का। तो चलते हैं आगे। इस क्रम में एक बच गया अनुच्छेद 32, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है। इससे पूछा जाता है कि संवैधानिक मतलब भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान का आत्मा कहा था। तो संवैधानिक उपचारिक का अधिकार यानी आर्टिकल 32 को अंबेडकर साहब ने संविधान का आत्मा माना है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट इसी का प्रयोग करके रिट जारी करते हैं। और आम आदमी का मौलिक अधिकार का हनन होने पर आम आदमी सुप्रीम कोर्ट तक जा सकता है। ये आर्टिकल 32 ही पावर देता है। अच्छा, एक बात और, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट में आप अर्जी देंगे तो किस भाषा में देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में अर्जी जो है इंग्लिश भाषा में चलती है दादा, है ना। मान लीजिए इंग्लिश नहीं आता है तो अर्जी भी नहीं दे पाएगा यार। ये क्या व्यवस्था है। हिंदुस्तान में अंग्रेजी की इतनी बोली वाला है, ये तो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। ठीक है, इसके अलावा श्रीलंका का इमेज मैंने यहाँ पे रखा है कुछ समझाने के लिए। जैसे पाक जलडमरू मध्य, ये जो आप देख रहे हैं ये है छोटकू सा श्रीलंका, ये वाला है श्रीलंका। ठीक है भैया, और ये बीच में जो ये थोड़ा सा लिंक देख रहे हैं ये है आपका ये वाला एरिया मन्नार की खाड़ी, और ये वाला जो है ये वाला ये आपका पाक जलडमरू मध्य कहिए, या फिर इसे राम सेतु कहते हैं। भगवान राम के द्वारा बनाया गया था, ऐसा कहा जाता है। तो ये आपका भारत और श्रीलंका के बीच में सीमा क्रिएट करता है राम सेतु या पाक जलडमरू मध्य। साथ ही साथ श्रीलंका में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो सिंहली भाषा बोली जाती है, सिंहली भाषा। ठीक है, श्रीलंका की राजधानी पहले तो कोलंबो हुआ करता था, अभी भी है। ऐसा नहीं है कि कोलंबो से सब कुछ हटा लिया गया सेटअप, कोलंबो है। लेकिन श्रीलंका की नई राजधानी भी है श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टा। क्या है? श्री जयवर्धनेपुरा कोट्टा। तो इसे भी ध्यान रखेंगे श्रीलंका की राजधानी की। और एक चीज मैंने और बताया है कि श्रीलंका और म्यांमार कब आज़ाद हुआ, ये आपको एसएससी की एग्जाम को पता नहीं क्या मिलता है।
तो श्रीलंका पूछता है कि ब्रिटिश सरकार से कब आजाद हुए थे। तो श्रीलंका हुआ था 1948 में। कब? 4 फरवरी को, 4/2/1948 को, ठीक है ना। 4/2/1948 को आपका हुआ था श्रीलंका। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, है ना। चलते हैं आगे। श्रीलंका में मैंने आज ही बताया था एलिफेंटा पास स्थित है। हम्बनटोटा बंदरगाह भी श्रीलंका के अंदर है। श्रीलंका में और क्या है भाई, श्रीलंका में सिंहली भाषा बोला जाता है, बता ही दिया है। तो ये सब ध्यान रखना है श्रीलंका के बारे में कुछ। चलते हैं आगे। अगला जो हमारा प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद मक्का से मदीना कब गए। देखिए, पैगंबर मोहम्मद मक्का से मदीना कब गए, ये भी क्वेश्चन आपसे देखा जा सकता है 622 ईस्वी में। अच्छा, एक क्वेश्चन आपने देखा होगा कि इस्लाम धर्म की स्थापना किस शताब्दी में हुई, तो 6ठी शताब्दी में आंसर मारते हैं इसका, ठीक है। इसके अलावा इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे, तो पैगंबर मोहम्मद। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है, कुरान है। यहीं पर ही बात करें तो ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है, बाइबिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाइबिल। और ईसाई धर्म के जो आपका शुरुआत करता थे ईसा मसीह थे, तो ये भी बात आपको ध्यान रखना है। हिंदू धर्म से तो इस प्रकार से पार्टिकुलर नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे संस्थापना नहीं हुआ है। ये तो आप सनातन है ना, इनका तो किसी एक आदमी नाम ही नहीं आता कि भाई ये संस्थापना किए थे, है ना। ये तो आप जानते ही हैं। विश्व में सबसे अधिक धर्मावलंबी किस धर्म के हैं, तो आप ईसाई धर्म बताइएगा। ईसाई धर्म के लोग विश्व में सबसे ज्यादा निवास करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से कुछ और क्वेश्चन निकल के आ सकती है क्या, कुछ और क्वेश्चन निकल के आ सकती है क्या। अच्छा हाँ, पारसी धर्म की जो पवित्र ग्रंथ है इसे जिंद अवेस्ता कहा जाता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अभी अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि दुनिया की दूसरी सबसे अधिक इस्लाम धर्म की आबादी वाला देश कौन सा है, तो दुनिया की दूसरी सबसे अधिक इस्लाम धर्म की आबादी वाला देश पाकिस्तान है। पहला जो है उसमें जो है सऊदी अरब भी ऑप्शन में था, लेकिन ये नहीं है, पाकिस्तान हो जाएगा। पहले स्थान पे सबसे अधिक जो इस्लाम समुदाय के लोग रहते हैं, इंडोनेशिया में सबसे अधिक मुस्लिम लोग रहते हैं। 2 नंबर पे पाकिस्तान है, और तीसरा सबसे अधिक जो आपका इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं ये भारत में ही रहते हैं, अपना भारत में। इसीलिए तो अनेकता में एकता है भारत भाई, भारत हम सबका है, प्यारा है ना। इसके अलावा चलते हैं आगे। दोदा बेटा किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, तो नीलगिरी पहाड़ी बताइएगा। ऑप्शन में पश्चिमी घाट डायरेक्ट रहेगा तो गलती हो जाएगा, क्योंकि है तो ये पश्चिमी घाट रेंज का ही, लेकिन पश्चिमी घाट में भी एक स्पेसिफिक जगह का है, नीलगिरी पहाड़ी का। वैसे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है ये आपका अनाईमुदी है, तो इसीलिए पश्चिमी घाट अगर ऑप्शन टिक किए तो आप गए 2.5 नंबर लेके। तो ऐसे क्वेश्चन में ये दोनों ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो नीलगिरी पहाड़ी टिक करना है जब दोदा बेटा का नाम आए, और जब पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात आए तो अनाईमुदी मारना है, जो आपका कहाँ पे है, केरल में है, ठीक है, केरल में। चलते हैं आगे। अब एक अनाईमुदी के नाम के जैसा मिलता जुलता एक इडुक्की परियोजना है, इडुक्की, ई ड संजुक, ई ड डू क, इडुक्की परियोजना। ये भी केरल के अंदर है, पेरियार नदी पे। किस नदी पे है, पेरियार नदी पे, है ना। पेरियार सरनेम है, आपने नाम सुना होगा, पेरियार का नेता थे। इसके अलावा अनाईमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है, और साउथ ईस्टर्न घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा मेघालय में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है, मासिन राम में होती है, और क्यों होती है पूछा जाता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे गारो खासो जयंतिया, डायरेक्ट ये भी क्वेश्चन पूछते मैंने देखा है कि गारो खासो और जयंतिया पहाड़ी कहाँ पे है, तो आपको आंसर देना है मेघालय में देना है, ठीक है। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहिए या आरक्षित क्षेत्र कहिए, ये कहाँ पे है, तो ये सिक्किम के अंदर है। कंचनजंगा चोटी भी है जो दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है, और भारत में केटू के बाद दूसरा सबसे ऊंचा चोटी है। आई होप आप समझ गए होंगे, विश्व स्तर पे ये तीसरा है, भारत के स्तर पे केटू के बाद दूसरा है। अगर केटू को पीओके पाक अधिकृत भी माना जाए, यानी पूर्णतः इंडिया का नहीं माना जाए, तो कंचनजंगा ही पूर्णतः जो भारत के अंदर है सबसे ऊंची चोटी है। अगला, प्रसिद्ध बॉक्सर मैरी कॉम किस राज्य से, देखिए ये क्वेश्चन भी ट्रेंड में रहेगी, अभी हालांकि नहीं आया है। आप देखिए ना, इस ब्रेक के बाद ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को धम मिलेगा, है ना। तो ये आपका मणिपुर से संबंधित है मैरी कॉम। ये भी जो है पेशेवर बॉक्सर है, इनके ऊपर बायोपिक पिक्चर बन चुकी है, प्रियंका चोपड़ा उसमें किरदार
किरदार निभाई है। मणिपुर के मीराबाई चानू भी है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। हिमा दास असम के हैं, इसे ढिंग एक्सप्रेस कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन मैंने पूछते देखा है, ढिंग एक्सप्रेस। ठीक है, इसके अलावा उत्सव का उत्सव किसे कहा जाता है, तो ये हॉर्नबिल त्योहार को कहा जाता है जो नागालैंड के अंदर मनाई जाती है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नागरिकता संविधान के किस भाग में वर्णित है, कल पूछा गया ना, तो कि भाग 4 में क्या है, तो नागरिकता संविधान के भाग 2 में है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। ये प्रैक्टिस सेट हमने करवा चुका है, तो यही वाला पॉइंट आपके छप के कल आए थे एग्जाम में। ठीक है, मौलिक अधिकार 12 से 35 और नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक है। देखिए आर्टिकल कोई भी एग्जाम आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, 2 क्वेश्चन मिनिमम जरूर आता है आर्टिकल से, तो आप आर्टिकल पे मैंने होल वीडियो प्रोवाइड करा दिया, आप जरूर देख लेंगे। और जो बच्चे आर्टिकल की पीडीएफ की बात कर रहे हैं, मुझे बहुत सारा सर्च मारना पड़ेगा, मिलेगा क्यों नहीं, आपके भेजे हुए टेलीग्राम पे मिलेगा, लेकिन मेरा क्या एक ड्रॉबैक है कि मैं पीडीएफ भेजता हूँ उसका रीनेम नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मुझे करने नहीं आता है। ठीक है, रीनेम नहीं कर पाता हूँ, तो ऐसे ही भेज देता हूँ, तो सब में एक ही जैसा लिखा रहता है, एडोब और क्या क्या लिखा रहता है, डेट लिखा रहता है, लेकिन इतना याद नहीं रहता है, तो एग्जैक्ट नहीं पकड़ पाता हूँ। लेकिन खोल के जब देखूँ तो पता चले कौन सा है, तो मैं जरूर भेज दूंगा। जब तक आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आर्टिकल वाला आपको काम आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक धातु है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन, क्योंकि कल पूछा गया था ना कि इसमें से बिजली नहीं गुजरती, मैं ट्रेंडिंग क्वेश्चन ही लाऊंगा और उससे समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिले। ठीक है, तो यहाँ पे एक धातु है, तो लोहा हो सकता है धातु, चांदी हो सकता है धातु, सोना भी हो सकता है धातु, सॉरी सोना का एयू होता है दोस्त, है ना। इसके अलावा मैंने एक चीज कल ही बात करा था कि सोना एक ऐसा धातु है जो हमेशा मुक्त अवस्था में पाया जाता है, यानी डायरेक्ट शुद्ध ही पाया जाता है, प्योर पाया जाता है। और जो सोना के साथ साथ चांदी भी रख लीजिएगा, एजी और एयू ये दोनों जो है डायरेक्ट शुद्ध पाया जाता है, प्योर पाया जाता है ना, और के रूप में नहीं पाया जाता है, अयस्क के रूप में नहीं पाया जाता है। अयस्क के रूप में भी पाया जाता है और शुद्ध भी पाया जाता है, तो ये है तांबा। अब अयस्क क्या होता है और क्या होता है कल समझा चुका था मैं। ठीक है, इसके अलावा जो चांदी है इसके लैटिन नाम अर्जेंटम है, याद रखिएगा, काम आएगा। और सोना का लैटिन नाम औरम है। ठीक है, भारत में सोना का खान कहाँ है, आपके पहले दिन पूछा था, तो आपका कोलार में है, कोलार कहाँ पे भाई, कर्नाटक के अंदर है। इसके ऊपर 2 पार्ट पिक्चर बन चुका, आप कहाँ हो, केजीएफ नाम सुने, केजीएफ है ना, कोलार गोल्ड फील्ड, इस पिक्चर का नाम यही है, केजीएफ है ना, अच्छा नाम है, कोलार गोल्ड फील्ड है ना। इसके अलावा यहाँ पे लोहा आ गया है, तो वर्तमान में लोहा का सबसे ज्यादा प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है ये ओडिशा हो गया है। ओडिशा में बादाम पहाड़ी नामक स्थान है जहाँ से लोहा का खनन या उत्पादन सबसे अधिक वर्तमान समय में हो रही है। लोहा का सर्वोच्च जो अयस्क है, जो ओर है, आपसे पूछा जाता है, तो हेमाटाइट है। ठीक है, बेरी रोग किस विटामिन के कमी के कारण होता है, तो भैया थायमीन के कमी के कारण आपका बेरी रोग होता है। आंख का रोग विटामिन ए के कमी के कारण, इसे रेटिनॉल कहते हैं। विटामिन ई के कारण जनन क्षमता में कमी होता है, विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहते हैं। रिकेट्स जो बीमारी होते हैं ये विटामिन डी के कमी के कारण होता है, इसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी के कमी के कारण क्वासियोरकर नामक बीमारी भी होता है, माफ कीजिएगा, क्वासियोरकर, ये प्रोटीन के कमी के कारण होता है दोस्त, है ना, प्रोटीन के कमी के कारण होता है आपका क्वासियोरकर। रिकेट्स होता है विटामिन डी के कमी के कारण, जिसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी के कमी के कारण ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया हड्डी, मलेशिया वाला हड्डी हो जाता है। ऑस्टियो शब्द जो है हड्डी के रूट वर्ड है, तो हड्डी की ही रोग होता है रिकेट्स और ऑस्टियोमलेशिया, तो विटामिन डी के कमी के कारण होता है, जिसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। और क्वासियोरकर नामक बीमारी जो है प्रोटीन की कमी के कारण होता है, जो कुपोषण का बच्चे शिकार हो जाते हैं, इसमें ये बीमारी लगने की काफी मतलब खतरा बना रहता है, जिसमें देखिएगा पेट आगे की तरफ आ रहा है और शरीर जो है पतला होते जा रहा है। सबसे जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, ल्यूवेनहॉक ने किया था। और 1665 ईस्वी में ये रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने है सबसे पहले कोशिका शब्द दिए थे, या मृत कोशिका को उजागर किए थे। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्त, साइटोलॉजी कहा जाता है। इसी फॉर्म में आपने एक देखा होगा साइनोलॉजी, तो साइनोलॉजी कुत्ता का अध्ययन है, डॉग का अध्ययन है, ध्यान रखें। और साइटोलॉजी जो है कोशिका का अध्ययन है। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में जो बेसिक डिफरेंस है ये क्या होता है भाई, कि सेल वाल सिर्फ पादप कोशिका में होता है, जो प्लांट होता है उसी में होता है ना, जो एनिमल होता है उसमें आपका सेल वाल नहीं पाया जाता है। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, मतलब राइबोसोम को। और आत्महत्या की थैली
है ना। सुसाइड बाय किसे कहते हैं, जो है लाइसोसैम को। तो ये तीनों बात जरूर ध्यान रखेंगे। इसके अलावा पानीपत की लड़ाई और बक्सर और ये आपका तराइन और ये आपका जो एक और हुआ था भाई पलासी, ये सब युद्ध का जो है ईस्वी वगैरह याद रखना है। फटाफट से कर देता हूं दोस्तों, मुझे ड्यूटी निकलना है, लेट हो रहा है ना। देखिए पानीपत की पहली लड़ाई जो है 1556 में हुआ था। पानीपत की सेकेंड लड़ाई, माफ कीजिएगा, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में, पहली 1526 में और तीसरी 1761 में। तीनों में जो कौन कौन विजय रहे, किसके किसके साथ हुए, मौखिक रूप से बोल देता हूं। 1526 में इब्राहिम लोदी बाबर के बीच में बाबर विजय रहे, मुगल वंश की स्थापना करा, दिल्ली सल्तनत की 1526 में समाप्ति हो गई। अगर आपसे पूछे कि दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल कितने समय से रहा, तो 1206 से 1526। पानीपत की प्रथम लड़ाई के साथ ही समाप्त। कितने वंश शासन किए, 5। ठीक है, गुल खिला तुम सनम लो, गुलाम खिलजी, तुगलक सैयद लोदी, है ना। तो बाबर जीत गए पहला में, दूसरा में अकबर जीत गए, अकबर और हेमू के बीच में हुआ, और तीसरा में अहमद शाह अब्दाली जीत गए, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। इसके अलावा खानवा का युद्ध होता है 1527, चंदेरी का युद्ध 1528, घाघरा का युद्ध 1529, और यहाँ पे 1526 पानीपत की प्रथम लड़ाई लिख लो, है ना। और ये सभी बाबर के द्वारा लड़ा गया युद्ध है, और सभी युद्ध में बाबर जो है विजय पाया था। तो इसीलिए मैंने इसे ट्रिक बनाया हूं कि ना, ये पहले क्या है पानीपत, तो पानी पियो खाना खाओ, पानी पियो खाना खाओ, चाय पियो घर जाओ, चाय पियो घर जाओ। तो इस प्रकार से पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, पानी पियो खाना खाओ, चाय पियो घर जाओ, ये है बाबर की 4 युद्ध। उसके बाद बाबर जो है 1530 में मर गए थे। ठीक है, बाबर नामा के लेखक खुद हैं, बाबर को कलंदर कहा जाता है, मुगल वंश के संस्थापक हैं। इनके ओरिजिनल नाम जहीरुद्दीन बाबर था, इससे पहले ये फरगना का शासक था। इसके पिता का नाम शेख उमर शेख मिर्जा थे। तो ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखना है मुगल वंश के बारे में भी। मुगल वंश की कार्यकाल अगर आपसे कोई पूछ ले तो बता दीजिएगा 1526 से 1857, जिस प्रकार से दिल्ली सल्तनत का 1206 से 1526 हुआ। ठीक है, इसके बाद तो अंग्रेज के हाथ था चढ़ गए हम लोग, है ना भैया। भारत की सबसे छोटा सीमा किस देश के साथ लगता है, अफगानिस्तान के साथ। सबसे बड़ा बता दिया था अभी अभी, किसके, बांग्लादेश के साथ। सबसे लंबा बता दिया था किसके साथ, बांग्लादेश के साथ। कितने देशों के साथ, 7 देशों के साथ, और एक जलीय देशों के साथ, कौन सा, श्रीलंका। तो इस प्रकार से 8 हो जाएगा टोटल। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारतीय स्टेट में सबसे ज्यादा तटरेखा की लंबाई किसकी है लंबी, तो गुजरात का। दूसरा स्थान किसका है भाई, आंध्र प्रदेश का। तटरेखा की लंबाई गुजरात से थोड़ा सा कम है ना। भारत से कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, इसीलिए तो मैं ये मैप रखा हूं। तो 8 राज्यों से। देखिए जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं या फिर मैं जो मेरे से अटैच में है बहुत, मतलब 6 महीने से 5 से भी, तो ये क्वेश्चन सबको यूं उड़ा देगा जितना मैं पढ़ाता हूं ना। मैं चाहता हूं कि जैसे फ्लो में मैं बोल पाता हूं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, 10 से 100 क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन बनाने के साथ आंसर भी दे सकते हैं, वैसे आपके अंदर भी आना चाहिए। और मैंने कल ही कहा था कि जो बच्चा आंसर के साथ साथ क्वेश्चन भी बोल लेता है, समझ जाइए उसका दिमाग यूनिक है और वो कुछ भी कर सकता है। बस उसे जरूरी है एक सही दिशा की। दोस्तों ये एक मेरा मुहिम है, जो मेरे खुद से जंग है कि मेरा बस इतना है कि आप आजकल देख लीजिए, ये जब से ये सोशल मीडिया, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया है, हमारे ज़माने में तो नहीं था, लेकिन उस समय इतने पैसे और ये डाटा नहीं हुआ करता था कि हम लोग देख पाए। भाई हम लोग तो बड़ा सिंपल किताब से पढ़े थे। लेकिन आजकल इतने हैं कि भाई इतने टीचर हैं कि मार्केट में जितना स्टूडेंट है मुझे लगता है उतने टीचर भी है। कंटेंट इतने हैं कि आदमी बरगला जाता है। उसी कंटेंट में से आपको क्या देना है, कितना पढ़ाना है, मैं वही चीज करता हूं। मैं चाहूं तो टेस्ट के दिन 10 वीडियो बना सकता हूं, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। मुझे जो लगता है कि भाई पढ़ाना चाहिए, इससे आना चाहिए, ये ट्रेंड में यही पढ़ो। अभी तक जो ट्रेंड में नहीं है, आप मुझे कभी भी पढ़ाते नहीं देखे होंगे। आपके पटरी से बाहर मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा। जो चीज पूछा जाता है वही पढ़िए, क्योंकि और भी कुछ पढ़ना होता है, सिर्फ जीके जीएस से काम नहीं चलती है। ठीक है, तो कर्क रेखा जो है ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको सीधे कुछ नहीं करना, आंख मूंद के ऐसे खींच दीजिए, देखिए 8 को राज्य में कहां कहां पड़ा। तो ऐसे मैं आपसे पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम भी याद करा दिया था। देखिए मेरे साथ बोलेंगे गुजरात, फिर यहाँ पे ये राजस्थान, छोटा सा क्षेत्र यहाँ पे आता है, छोटा सा डूंगरपुर वाला इलाका। फिर आपका मध्य प्रदेश आता है। मध्य प्रदेश के साथ साथ ये नीला वाले धाड़ी में जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, पेन का धाड़ी थोड़ा मोटा है, इस प्रकार से आएगा। छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बंगाल में, इसके बाद आपका चला जाता है यहाँ पे त्रिपुरा में, और फिर आ जाता है मिजोरम में। तो इस प्रकार से जो 8 स्टेट है ये हमारे यहाँ कर्क रेखा को लेकर गुजारती है। देखिए कर्क रेखा किसे कहते हैं, तो 23.5 डिग्री